Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. Chapter classification of element and periodicity in properties आपका चल रहा है, जिसमें मैंने एटॉमिक रेडियस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, बॉन्डिंग के बेसिस पर रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमने आपको कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, डिफरेंट टाइप के रेडियस के बारे में बता दिया था। तो आज का टॉपिक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दो टॉपिक आपको पढ़ाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है, पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? एक ये एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एक गैसियस एटम है। सपोज दैट ये गैसियस एटम ए है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, ए गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी, सपोज दैट हमने ए गैसियस एटम है, ये एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया आपका मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी 1 है। तो जो एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ी है वो कहलाएगी आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जितना मिनिमम अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होगी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देन इसके बाद अगर हम कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो ये बाईवैलेंट कैटायन बन गया, बाईवैलेंट कैटायन। तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, E2। इसको कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्चुअली में आयोनाइजेशन एंथैल्पी को IP से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो होगा ये कि जो E1 की वैल्यू है वो E2 से कम होगी और सिमिलरली इसी तरीके से ये बढ़ती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगा। रेडियस आपको बता चुके हैं, आयनिक रेडियस। रेडियस घटने से क्या होगा? अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो I1, I2, I3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसकी जो यूनिट होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है। एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ रही है, इसलिए कहा जाता है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या जूल पर एटम में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्ट डालते हैं? तो अब आपको पढ़ना है फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम का मतलब हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितना स्मॉलर साइज होगा उतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू या आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। स्मॉल साइज होने के कारण क्या होता है? अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सेकेंड आपका है स्क्रीनिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट की और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट के, क्योंकि आपको स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट पढ़ा चुका हूँ मैं। जितना हायर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट होगा उतना अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस कम होगा, जिसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी। थर्ड फैक्टर है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब ये है कि जो ऑर्डर होता है वो S P D F, ये ऑर्डर आपको लर्न करना है कि S ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी और इस तरीके से ये डिक्रीज़ करता जाता है। फोर्थ फैक्टर आपका है न्यूक्लियर चार्ज। फोर्थ फैक्टर आपका है न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियाडिक टेबल में न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का चार्ज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ते जाते हैं और रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है। रेडियस डिक्रीज़ करता है, तो रेडियस डिक्रीज़ करने से क्या होता है, साइज छोटा हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा, रेडियस घट जाएगा, जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर आपका है फिफ्थ नंबर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ड्यू टू फुल-फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब शेल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो फुल फिल्ड होते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं, ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ। फुल फिल्ड हाफ फिल्ड सब सेल जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल होने के कारण क्या होता है, दे रिक्वायर्ड लार्ज एनर्जी। लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड होने के कारण इनकी जो आईपी की वैल्यू होती है वो भी लार्ज होती है, ये आपको याद रखना है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड सब सेल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होने से क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। सेकेंड पीरियड में आपको देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ नियान होगा, ये 10। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s1, 2s2, फिर 2s2 के बाद 2p 3p स्टार्ट हो जाएगा 1s2। अगर हम 5 का करें तो 5 का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p1, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। बट यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर देख रहे हैं कि लिथियम हाफ फील्ड है, बेरिलियम फुल फील्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, नियान हाफ फुल फील्ड है। तो इनका जब कॉन्फ़िगरेशन करने पर जब हम देखते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड हैं तो इनका ऑर्डर क्या होगा, एक्चुअली में ये जंप करके यहाँ आ जाएगा और ये जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, और जो फुल फील्ड हैं या हाफ फील्ड हैं उनकी इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियाडिक टेबल में जो आईपी की वैल्यू होती है वो जनरल इंक्रीज़ करती है। तो सबसे ज़्यादा नियान की होनी चाहिए, है भी क्योंकि फुल फील्ड है। उसके बाद उससे कम फ्लोरीन की होनी चाहिए, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की। बट यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे जंप करके आ जाएगा क्योंकि इसकी हाफ फील्ड है। तो इस तरीके से ऑर्डर इनका क्या होगा, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और देन इसके बाद नियान। एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूरी पीरियाडिक टेबल में हीलियम की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। क्यों हाईएस्ट होती है? क्योंकि हीलियम जो होता है वो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान सबसे टॉप पर होता है, तो टॉप टू बॉटम घटती है। तो इसका मतलब हीलियम की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी पूरी पीरियाडिक टेबल में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करेंगे। तो ऐड करने में ये एक गैसियस एटम ए है, इस गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव आयन में, जिसको कहेंगे मोनोवैलेंट एन आयन, और यहाँ पर इवन एनर्जी रिलीज होगी, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और वो भी कौन सी होगी? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। देन उसके बाद अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा दें, अब देखिए ये मोनोवैलेंट एनायन है, ये निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज होगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन फर्दर ऐड करेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण अब यहाँ पर कुछ अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये बाईवैलेंट कैटायन एनायन बनेगा, बाईवैलेंट एनायन। तो इसको हम कहेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। मतलब कहने का ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होगी, बाकी जितनी भी हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगी वो सारी एंडोथर्मिक। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स, इसमें पहला फैक्टर जो है वो साइज, सेकेंड फैक्टर है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फोर्थ फैक्टर है ऑर्बिटल शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये चार फैक्टर जो हैं वो सेम होते हैं एज लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जिस तरीके से चार फैक्टर हमने आपको बताए हैं वही चारों फैक्टर यहाँ पर सेम बिहेव करेंगे, सेम वर्क करेंगे। केवल एक लास्ट फैक्टर जो होता है फिफ्थ नंबर, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड, उसके बारे में अलग से डिस्कस करना है। लास्ट फिफ्थ नंबर का फैक्टर है इफेक्ट ड्यू टू फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सब शेल। तो अगर सब सेल फुल फील्ड उसका अपोजिट होगा या हाफ फील्ड हैं, अगर सब सेल जो हैं फुलफिल्ड या हाफ फील्ड हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0 या अबाउट इक्वल टू 0। मतलब 0 भी हो सकती है या इक्वल टू 0 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लेते हैं अगेन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 these are the atomic number। 2s1, 2s2, 2p1, 2p2,
2p3, 2p4, 2p5, 2p6। ये देखिए फुल हो गया और ये देखिए फुल हो गया, ये आपका हाफ हो गया और ये आपका हाफ हो गया। तो यहाँ पर जो फुलफिल्ड हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होगी फुल वाले की, और हाफ वाले की क्या होगी, अबाउट इक्वल टू 0 होगी। तो 0 है तो सबसे कम बेरिलियम और नियान की सबसे कम होगी। देन उसके बाद ये हाफ है और ये हाफ है। अब लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियाडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है, तो इससे इसकी कुछ ज़्यादा होगी। तो पहले लिथियम आएगा, देन नाइट्रोजन आएगा, मतलब 0 होगी बट अबाउट इक्वल टू 0 होगी, एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। देन इसके बाद बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये क्या हो गया, आपका ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए। फुल फील्ड, हाफ फील्ड सब सेल जो होंगी उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होगी, हाफ वाले की लगभग 0 होगी। लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, जिसके अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट कर लिया हाफ वाले और फुल वाले। फुल वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल होगी, मतलब 0 होगी। और फिर लेफ़्ट टू राइट बढ़ने से नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी लिथियम से, तो पहले लिथियम, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आपका ऑर्डर हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन, वो कौन से एक्सेप्शन केस हैं? देखिए एक्सेप्शनल केस कौन से हैं। टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ करती है, क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है। बट ऐसा यहाँ नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल केस हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है, एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी बोरान से, सिलिकॉन की ज़्यादा होगी कार्बन से, फास्फोरस की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, और सल्फ़र की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि साइज़ बढ़ने से क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाता होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ करने की बजाय बढ़ जाती है। अलग से हम हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली टॉप टू बॉटम आने पर साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, और साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो डिक्रीज़ ना करके इसका जो ऑर्डर होता है, करेक्ट ऑर्डर, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। ऑर्डर करेक्ट क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये करेक्ट ऑर्डर है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हैलोजन का। ऐसा क्यों हुआ है, उसका रीज़न है कि F जो होता है स्मॉल साइज़ का होता है, इसमें 2p ऑर्बिटल होता है, और Cl जो होता है वो लार्ज साइज का होता है, इसमें 3p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर फील करता है मच रिपल्सन। फ्लोरीन स्मॉल साइज होने के कारण 2p ऑर्बिटल स्मॉल साइज का होता है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या फील होगा, मच रिपल्सन। मच रिपल्सन के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, वो जो एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ये लार्ज साइज का होता है। लार्ज साइज होने पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील मच अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन फील होगा। तो अट्रैक्शन का फील होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी, या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करना है।
तो जो दो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोट्स से आप जो भी रिलेटेड पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उनको बार बार रीड कीजिए, डायग्रामेटिक तैयार कीजिए, सारे पॉइंट्स क्लियर कीजिए, तब आपका बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की स्टडी आपको करनी है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की स्टडी 11th में करनी है। कुछ पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं वो 12th में हैं और डी और एफ ब्लॉक पूरा 12th में है। तो अगर आप 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।